नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैस हाइड्रेट से संबंधित। कंटेक्स्ट क्या है इसका कि चाइना इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट परमानेंट अंडर सी रिसर्च स्टेशन। मतलब जो चाइना जो है वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट अंडर सी रिसर्च स्टेशन जो है वो खोलने जा रहा है फॉर द स्टडी ऑफ गैस हाइड्रेट्स, जो कि पोटेंशियल है एनर्जी सोर्स का लार्जर देन पर्शियन गल्फ ऑयल रिजर्व। मतलब पर्शियन गल्फ में जो ऑयल का रिजर्व है उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल जो है एनर्जी सोर्स के रूप में जो है हमको गैस हाइड्रेट्स के रूप में मिल सकता है। ऐसा रिसर्च जो है चाइना ने स्टार्ट किया है। अगर गैस हाइड्रेट्स की बात की जाए तो ये होता क्या है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है जो कि वाटर और गैस का कंपोजिशन होता है और सबसे ज़्यादा इसमें मेथेन गैस का जो है अबेंडेंस है। इसको क्लासिफाई किया जाता है कि ये अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन है। मतलब जो हमारे हाइड्रोकार्बन जो है मेथेन, एथेन, प्रोपेन वगैरह जो है उस हाइड्रोकार्बन से ये अनकन्वेंशनल है, क्योंकि इसको जो एक्सट्रैक्शन करने का जो प्रोसेस है उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए और नॉन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए। ये जो गैस हाइड्रेट्स है ये ह्यूज क्वांटिटीज़ में अवेलेबल हैं मेरीन सेडिमेंट्स में, लेयर्ड फॉर्म में, और जो कि जो मेरीन चाहे सी एरिया है जो उसका जो बेस है उसके नीचे मतलब जो है हंड्रेड्स ऑफ मीटर थिक लेयर में जो है डिपॉजिट हैं सी फ्लोर पे। और आर्कटिक सी का जो परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं, जिसके परमा फॉरेस्ट बोलते हैं, उसके अंदर भी जो है लेयर्ड फॉर्म में गैस हाइड्रेट्स अवेलेबल है। इंडिया के बारे में बोला जाए तो ह्यूज क्वांटिटीज़ अराउंड द अंडमान आइलैंड के पास और कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बेसिन जो बोलते हैं वहाँ पर जो है गैस हाइड्रेट्स के ह्यूज डिपॉजिट्स जो है वो पाए जाते हैं। और इसको हम ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर एनर्जी सोर्स जो है हमारे लिए, ये अगर एक्सट्रैक्शन संभव हो गया, पॉसिबल हो गया, अगर हम कन्वेंशनल तरीके से ना उठ करके नॉन कन्वेंशनल तरीके से भी अगर एक्सट्रैक्ट कर पाए तो ये फ्यूचर एनर्जी सोर्स हो सकता है हमारे लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यूज़ वगैरह में थे तो उससे संबंधित, जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। इसका जेनेसिस यानी फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1974 में, टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई। मतलब ऑयल सप्लाई की सिक्योरिटी से संबंधित इसका जो है स्टार्टअप किया गया था 1974 में। टोटल इसके पास 32 मेंबर्स हैं और 13 एसोसिएट मेंबर हैं। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। कोई भी कंट्री अगर इसका मेंबर बनना चाहता है तो पहले उसको जो है OECD का मेंबर बनना पड़ेगा। OECD का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD का मेंबर होने के साथ साथ जो है कुछ और कंडीशन जो है वो मीट होना चाहिए, जैसे कि एक्सेसिबल क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट रिजर्व जो है वो 90 डेज जो है, जो प्रीवियस ईयर का जो है 90 डेज़ के हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है वो मीट होना चाहिए। दूसरा जो है डिमांड रिस्ट्रेंट प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि जो है मतलब जो है हमारा एनर्जी चाहे ऑयल का कंजम्पशन है वो 10% तक जो है वो हमको रिड्यूस करना है। तो ये दो कंडीशन के साथ जो OECD का मेंबर हो तो वो एलिजिबल होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बनने के लिए। ये एलिजिबिलिटी के साथ ज़रूरी नहीं है कि मेंबर बन ही जाए, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है। मिशन क्या है? वर्क विद द गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्री टू शेप अ सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल। तो एनर्जी के सस्टेनेबल सोर्स और सिक्योरिटी के लिए ये कार्य करता है। फ्लैगशिप पब्लिकेशन क्या है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। रिसेंट रिपोर्ट अगर देखा जाए इसके द्वारा जो रिलीज किया गया है, एक रिपोर्ट है ग्लोबल मेथेन ट्रैकर 2025। इसमें जो है मेथेन, इसमें डिटेल दिया गया है कि मेथेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 30% राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। मतलब जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से अगर देखा जाए तो ग्लोबल टेम्परेचर के राइज होने में 30% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेथेन की है। ऐसा जो है बोला गया है ग्लोबल मेथेन ट्रैकर 2025 की रिपोर्ट में, जो कि IEX इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो है रिलीज किया गया है। फिर एक रिपोर्ट है कि डिलीवरिंग सस्टेनेबल फ्यूल्स पाथवे टू द 2035। ये भी रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज किया गया है। ये बोलता है कि सस्टेनेबल फ्यूल्स हैव रिड्यूस्ड ग्लोबल ऑयल डिमांड बाई 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे इन 2024। मतलब जिस तरीके से जो है सस्टेनेबल फ्यूल्स, रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उसके चलते हमारा ग्लोबल ऑयल का डिमांड रिड्यूस हुआ है 2024 में। फिर है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है ओवर 1 in 4 कार्स सोल्ड ग्लोबली इन 2024 वाज इलेक्ट्रिक। मतलब जो है 25% जो है कारें जो सोल्ड हो रही हैं उसमें 25% इलेक्ट्रिक कार है। और चाइना लीड्स विथ नियरली 50%। और चाइना में जो है सोल्ड हो रहा है जो गाड़ियाँ 4 व्हीलर, उसमें 50% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है ग्लोबली। इंडिया लीड्स ग्लोबल ग्रोथ इन इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर। मतलब 3 व्हीलर के ग्रोथ में, कंजम्पशन में जो है इंडिया जो है पूरा ग्लोबल में एक लीड रोल प्ले कर रहा है। तो ये हुआ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से संबंधित हमारा टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स
हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? इंडिया में हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट में। जेनेसिस क्या है इसका? ऑर्गेनाइजेशन, इस जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट किया गया था एज ए नॉन प्रॉफिट रिसर्च सेंटर। किसके द्वारा? जो है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, एक कंसोर्टियम है, उसके थ्रू जो है 1970s में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और इसका टारगेट था जो CGIAR जो है, इसका टारगेट है कि फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। प्रपोज इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी इन सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन में जो है फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना और साथ साथ जो है सपोर्ट करना स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स इन ड्राई लैंड, तो ड्राई लैंड एरिया में स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स को सपोर्ट करना। ग्लोबल फुटप्रिंट की बात की जाए तो इसकी मतलब इसका एक्सपांसन एशिया, सब सहारन अफ्रीका और अदर जो ड्राईलैंड जो रीजन है वहाँ पर इसका जो है स्प्रेड है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर द सेमी एरिड एरिया जो है, इसका अचीवमेंट ये है कि 2021 में इसे अफ्रीका फूड प्राइज़ के द्वारा जो है अवार्डेड किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड क्रॉप्स। तो फर्स्ट पिजन पी हाइब्रिड क्रॉप्स के डेवलपमेंट के लिए इसको दिया गया था। रिसेंट में इसका इनिशिएटिव ये है कि ये संस्था जो है अभी कोलैबोरेशन विद द रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू जो है ये कोलैबोरेशन करके जो है इसने लॉन्च किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो सेंटर फॉर द एक्सीलेंस ऑफ द साउथ कोऑपरेशन जो है मतलब इसी संस्था के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है बाय द कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट कंट्रीज़। तो ये मिल करके जो है इस इंस्टीट्यूट चालू किए। तो ये हमारा हुआ डिस्कशन ICRI सेट के माध्यम को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेकी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में, क्या करने के लिए? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल सोलर मिशन, जो कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसको इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बारे में देखा जाए तो ये एक नवरत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हमारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत कार्य करता है। इसको डिजिग्नेट किया गया है कि जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये इसके अंतर्गत ही रहेंगी, इसके अंतर्गत ही कार्य करेंगी। फंक्शन एज ए कैटेगरी 1 हाईएस्ट पावर ट्रेडिंग लाइसेंस कंपनी अंडर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। और इम्प्लीमेंट क्या करता है? इम्प्लीमेंटिंग ऑफ स्पेशल प्रोग्राम एंड रीजनल मॉडल्स, तो कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे कि ग्रीनिंग ऑफ आइलैंड्स लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हाई एल्टीट्यूड ग्रिड लिंक्ड कैपेसिटी, जो कि एग्जांपल के लिए देखा जाए तो 5 गीगावाट प्रोपोज्ड इन लद्दाख। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए जो है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ही करेगी। रिसेंट इसका अचीवमेंट ये है कि इससे कि जो है उसने एग्जीक्यूट किया है कि 60 गीगावाट ऑफ पावर सेल एग्रीमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी से जो जनरेट होने वाली अपनी पावर जनरेशन है उसका 60 गीगावाट जो है वो पावर सेल एग्रीमेंट के तहत जो है एक तरीके का एग्रीमेंट किया गया है। तो ये हुआ हमारा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संबंधित न्यूज। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और कुछ रिलेटेड जो है रिपोर्ट्स जो हम देख लेते हैं। एक तो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025। ये प्रोडक्शन गैप क्या होता है? ये प्रोडक्शन जो गैप होता है इसका ये मतलब हुआ कि डिस्क्रिपेंसी, मतलब जैसे गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा है कि हम फॉसिल फ्यूल से मान लीजिए कि 100 गीगावाट एनर्जी जो है प्रोड्यूस करेंगे, और ये लिमिट रखा है कि 100 गीगावाट अगर हमें प्रोड्यूस करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज का जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है उसको हम कितना तक अचीव कर पाएंगे। तो पहले तो ये जो टारगेट रखा गया है 100 गीगावाट प्रोडक्शन का, इसको ही सुपरसीड कर जा रहा है। मतलब जो है वो 100 गीगावाट का टारगेट जो है वो 120 गीगावाट हो जा रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन टारगेट जो गैप है इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को जो है रिलीज किया जाता है स्टॉकहोम इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एनालिटिक्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके द्वारा इसको रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट 2025 में जो रिलीज किया गया है इसमें ये पाया गया है कि जो फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन इन 2030 में जो है वो अपने जो है लेवल से एक्सीड कर जाएगा, जो कि इसके जो है प्रोडक्शन जो है एक्सीड करेगा फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्रोडक्शन। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा जो वार्मिंग लिमिट था 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो वो जो है उसका चांसेस है कि हम 120% चांस है कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। जो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे हमको रखना है अपना क्लाइमेट चेंज वाला टेम्परेचर, उसको 77% चांस है कि हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो है
जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं उसमें जो है वो गैप है। वो गैप किसके माध्यम से दिख रहा है? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 के रिपोर्ट में दिख रहा है हमको। फिर दूसरा है रिपोर्ट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मिड ईयर इंसाइट्स 2025। तो ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है, एक एनर्जी थिंक टैंक है इम्बर, एनर्जी थिंक टैंक इम्बर के द्वारा जो है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मिड ईयर इंसाइट रिलीज किया जाता है। फिर एक रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट, सोफा द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। इसको रिलीज किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसके साथ ही दोस्तों जो है हमारा ये वाला जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनर्जी कंजर्वेशन से संबंधित जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ये आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।